हाल है भाई, बहुत मस्त हाल है। हाल मस्त है कि नहीं है? मस्त है कि नहीं है? आ रही है आवाज? अच्छा था। तो अपन एक काम करेंगे, अब हर क्लास को एक मीम के साथ शुरुआत करेंगे, है ना, थोड़ी एनर्जी आ जाती है। क्लास शुरू करने से पहले जरा आपकी अंजलि मैम कुछ लेकर आई हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या प्रस्तुत करने वाले हैं वो पहले दिखा देती हूं मैं, ठीक है? बस मुझे 1 सेकंड देना, 1 सेकंड देना। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा मिलवा देती हूं मैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये कुछ चार्ट पेपर्स है, तो एक काम करना, तुम लोग के पास अगर अभी चार्ट पेपर नहीं है तो बस एक सिंपल सा पेज लेकर बैठ जाना और एक पेन या फिर मार्कर लेकर बैठ जाना, ठीक है? इतना काम कर लेना। आज की क्लास में कुछ नहीं, हमको मस्ती करनी है, बकैती करनी है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके, हैं? उसके अलावा आज हमें कुछ देखना है जिसको हम प्यार से माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है? असली वाला है और मेरा है, ठीक है? शो ऑफ करती हूँ मैं इसको हर बार। और एक और चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो है वैसे तो तुम लोग काफी बड़े हो गए हो, लेकिन अगर तुम सुपर 30 वाले हो तो तुमको अगर याद होगा टोटो नाम का मेंढक या कछुआ कुछ तो हुआ करता था मेरे पास, तो बस अब उसी को एक्सचेंज कर दिया है हमने पुंगी से, पिंगू से, सॉरी पिंगू से, ठीक है ना, पिंगू से। तो अब हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है एग्जांपल्स के लिए, ठीक है? तो मैंने सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सब चीजों से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो क्या हम बायोलॉजी को शुरू करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक बार हाँ बोल दो, फिर हम आज कुछ नहीं बातचीत करने वाले हैं। बहुत अच्छे से रिप्लाई करना कि हाँ भैया हमको ये चीजें आती हैं, आप हमें क्या पढ़ा रही हो, हमको आपसे ज्यादा आता है। आज कुछ ऐसा कनेक्शन बनाना है अपने को। रेडी रेडी, शुरुआत करें दोस्ती की, शुरुआत करें हमारी तुम्हारी या फिर तुम्हारी और बायोलॉजी की। करें शुरुआत, करें, चलो ओके। सो हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सवाल से। और मुझे पता है कि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं ना, ये चैप्टर तो काफी लेट शुरू हुआ है अगर हम स्कूल से कंपेयर करेंगे, लेकिन कोई नहीं, अपने को फन करके पढ़ना है, अपने को मस्ती के साथ पढ़ना है और बिल्कुल लोड नहीं लेना है। वैसे वो यूट्यूब के वन शॉट में हम थोड़ा सीरियस जाते थे पहले, लेकिन नहीं, अभी हमको बायोलॉजी को फील करना है, ठीक है ना? अगर मैं तुमको हाथ के बारे में कुछ पढ़ा रही हूं तो तुम्हें हाथ फील होना चाहिए। अगर मैं तुमको आंखों के बारे में कुछ पढ़ा रही हूं तो आंखें फील होनी चाहिए, ओके? तो बस यही छोटी सी चीज हमें करनी है हमारे सेल के साथ, ओके? तो सेल को हम क्या बोलते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या मतलब होता है इसका? कोई मुझे बता सकता है कि सेल से तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोगों ने 8th क्लास में सेल तो पढ़ा होगा ना, अगर सुपर 30 में पढ़ा था अच्छी बात है, अगर और पढ़ा है तो और अच्छी बात है। तो जरा मुझे बता दोगे कि सेल क्या होता है, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है सेल क्या होता है। क्या होता है सेल? जल्दी से, जितनी दिमाग में होशियारी भरी है, जितनी दिमाग में होशियारी भरी है, जरा चैट्स में डाल दो, सेल बता दो क्या होता है। हाय हाय, गुड इवनिंग, सेल क्या होता है ये बता दो। चलो, सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वेरी गुड, ओके। बेसिक ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, वो पीछे ही लिखा है। कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, क्या होता है सेल? वेरी गुड, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। गजब, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा इनको निहार लेना, बहुत प्यार से निहार लेना। हमको इस दुनिया के अंदर जाना है। किस दुनिया के अंदर जाना है? इस दुनिया के अंदर जाना है। ये हमारी सेल है और इसके अंदर लाखों करोड़ों चीजें हैं। तो क्या हमको लाखों करोड़ों चीजें पढ़नी है? ना, बिल्कुल नहीं, लाखों करोड़ों चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हमको कुछ ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। बस एक काम करना, एक कॉपी, एक पेन लेके बैठ जाना और नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस क्लास में, क्योंकि अगर समझोगे नहीं और नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो फिर नोट्स ही बनाते रह जाओगे। हमको क्या करना है? हमको हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो जो चीज मैं बोलूंगी लिखने को, सिर्फ वही लिखना और कुछ मत लिखना, ठीक है? डन करें। और आज की क्लास में तो भगवान के लिए कुछ मत लिखना, आज की क्लास में लिखने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो, तो मैम आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि भैया हमें ये तो जानना है ना कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसके अलावा अगर सेल्स को पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? फिर सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? कुछ तो लगा होगा ना डिस्कवर करने के लिए कि बस एक बार दिख गया कि भैया सेल होती है और सेल सामने आ गई। नहीं, सेल की प्रॉपर डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ये हम समझेंगे, पर कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। फिर हम आएंगे माइक्रोस्कोप्स वाले पार्ट में और उसके बाद हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हम 8th क्लास को रिवाइज करने वाले हैं अपनी, है ना? 8th क्लास को रिवाइज करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की 8th क्लास में साइंस में कितने नंबर आए थे? जरा मुझे बता दो, थोड़ा तुम्हारा लेवल देख के पढ़ाना शुरू करेंगे। तुम लोगों की साइंस में कितने नंबर आए थे? कितने नंबर आए थे? सच्ची बताना एकदम, किसी को तुम्हारे चार्ट्स नहीं दिखने चाहिए जहां तक मुझे पता है। तो अपने नंबर बता दो एक बार, कितने नंबर आए थे साइंस में? कितने नंबर आए थे? 0? तुम 9th में आए कैसे? मतलब तुम 9th में आए कैसे अगर तुम्हारे 8th में 0 आए थे? तो भाई बहुत टैलेंटेड हो। पप्पा का स्कूल है क्या तुम्हारे? पप्पा का स्कूल है तुम्हारे? 98, 70, अच्छा 70, अच्छा 80 में से 70, वेरी गुड, वेरी गुड। 97, 96, 84, 85, 93, 9। भाई तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड हो। ये तो फिर मेरी लंका लग गई मतलब। अच्छा ओके, मुझे नहीं पता था कि इतने टैलेंटेड लोग आते हैं आरएम बैच में। कोई नहीं, शुरू करते हैं। सो आज हमें चलना है सेल की दुनिया के अंदर, ओके? जस्ट इमेजिन जिस कमरे में मैं खड़ी हूँ, जिस स्टूडियो के अंदर मैं खड़ी हूँ, वो एक सेल है। क्या बोला मैंने? वो एक सेल है। या फिर तुम ये मान के चलो कि जो नेक्स्ट टॉपर्स की बिल्डिंग है, जिसके ऑफिस के अंदर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वो एक सेल है, ओके? अब हम उसके अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है? चलो, मैंने करी एंट्री। अब मैं आई ऑफिस के अंदर, ठीक है? मैं पहुंची प्रशांत भैया के पास, आपके प्रशांत भैया के पास, और मैं खड़ी हो गई। मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, आपका जो ये ऑफिस है जहां पर आप बैठ के पूरा मैनेज कर रहे हो, मतलब जो बैठे हो आप एसी में मस्त बढ़िया, बच्चों से कनेक्शन आप बढ़िया बना रहे हो, तो ये ऑफिस बना कैसे? ऑफिस बना कैसे? उन्होंने बोला कि अंजलि मैम ऐसा है कि आप बायोलॉजी की टीचर हैं तो मैं समझ सकता हूँ आपका फालतू का सवाल, लेकिन आप एक बात समझिएगा कि ये ऑफिस ऐसे खड़ा नहीं हो गया, ऐसे खड़ा नहीं हो गया। मैं, दिगराज सर, इन लोगों के शोभित भैया, हम सब पहले मिलकर बैठे और हमने डिसाइड किया कि अपने कोई बिल्डिंग बनानी है नेक्स्ट टॉपर्स की। तो मैंने बोला अच्छा बढ़िया, अच्छा डिसाइड किया आपने, डिसाइड तो अच्छा किया ना, है ना? तो बोले हाँ। अब उन्होंने बोला कि जो ये बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, जो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आप इतना मुंह चला रही हैं, ये बिल्डिंग खड़ी हुई थी एक ईंट से। एक ईंट से, ईंट समझते हो? अंग्रेजी में अगर बोलूं तो ब्रिक्स, ठीक है ना? ब्रिक, ओके? तो ये जो बिल्डिंग है वो खड़ी हुई एक ईंट से, ठीक है भैया? वो एक ईंट से खड़ी कर दी। अब एक ईंट में दूसरी ईंट मिलाई, फिर तीसरी ईंट मिलाई, फिर चौथी ईंट मिलाई, फिर पांचवी ईंट मिलाई और उससे एक दीवार खड़ी हो गई। वेरी गुड। अब उन्होंने बोला इसके आगे भी समझाओ। मैंने बोला समझाओ, मैं नादान बालिका, मुझे क्या पता? तो उन्होंने बोला ठीक है सुनो मूर्ख बालिका। अब जब हमने एक ये दीवार खड़ी कर दी, अब हमने ऐसी 4 दीवारें बनाई, 4 दीवारें बनाई, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर से कवर नहीं करोगे? लो भैया, ऊपर से कवर कर दिया। अब जब ये सारी दीवारें मिल गई तो बना रूम। ठीक है, समझ में आया? मैं तुमको सिखा रही हूं घर कैसे बनाते हैं। ओके, इसके बाद एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम, पांच रूम। जब ये 5-6 रूम साथ में मिल गए तो बना एक फ्लोर। तो बना एक फ्लोर। अब वो तो प्रशांत भैया का फ्लोर है, तो दिग्राज से कहां बैठेंगे? शोभित भैया कहां बैठेंगे? हम जैसे टीचर्स कहां जाएंगे? तो फिर क्या करना पड़ा? अब एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, दूसरे फ्लोर के ऊपर तीसरा फ्लोर, और इस तरीके से नेक्स्ट टॉपर्स की बिल्डिंग बन गई। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि उन्होंने हमें ये बोला कि बेटा जी, ये जो पूरी बिल्डिंग है वो एक बहुत बारीक चीज से खड़ी हुई है। अगर वो एक चीज नहीं होती तो ये बिल्डिंग नहीं बन पाती। जैसे कि ईंट का होना जरूरी था, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। तो अगर मैं तुमको ये कहूं कि जो मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हूं, जो बकबक करके तुमको बायो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं, और जो तुम मेरे सामने बैठे हो समझने की कोशिश कर रहे हो, पर हम लोग एग्जिस्ट कर कैसे रहे हैं? एक्चुअली जो हमारा सबसे छोटा पार्ट है, उसी का नाम क्या होता है? सेल होता है। और यही है सेल की दुनिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बडीज, तुम्हें इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? अगर हम लेगो ब्लॉक से घर बनाते हैं, लेगो ब्लॉक्स इनको कहा जाता है। खेला कभी? एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करते गए और एक घर जैसा स्ट्रक्चर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी टाइनी लिविंग ब्लॉक से बनते हैं। ओके, समझ में आ गया? पूरी कहानी समझ में आई? आई होप समझ में आया होगा। ओके, चलो मेरा अगला सवाल तुम लोगों से एक सवाल है, ठीक है? बिल्कुल कॉपी पेन खोलने की जरूरत नहीं आज की क्लास में, बिल्कुल नहीं। अपन बकवास सुनेंगे और बकवास करेंगे, ठीक है? ज्यादा ओवर बकवास नहीं करना। ओके, चलो कोई मुझे तुम में से बता सकता है कि सेल का नाम हमने सेल रखा क्यों? कोई मुझे बता सकता है कि सेल को एग्जैक्टली वो नाम क्यों दिया गया? वो नाम तो कुछ भी रख सकता था, बैटरी रख सकता था, इंजन रख सकता था, पर व्हाई सेल? सेल का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? जरा मुझे कमेंट करके बताइए। सेल का अंग्रेजी में या फिर हिंदी में मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? रॉबर्ट हुक होता है बेटा। रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवर किया था, वो भी मरी हुई सेल डिस्कवर करी थी। क्या मतलब होता है सेल का? मतलब क्या होता है? ओ भाई, वेरी गुड। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। और जब हम अगर मैं बहुत ब्रिटिश इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, अगर अमेरिकन इंग्लिश में कहूं, तो वो लोग सेल को प्रिजन का दूसरा रूप मानते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, वो फलाने का लड़का जेल में बैठा है, उसने 2 लड़कियों की चेन चुराई थी, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? या फिर हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो तो क्या बोलेंगे? ओह, ही इज इन प्रिजन राइट नाउ, उसने कुछ चोरी वोरी करी थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा और अंग्रेजों वाली बातें करूं तो वो कहते हैं कि ओहो वो तो सेल में है। एंड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं जिस सेल की बात कर रही हूं, जैसे मैं किसी स्टूडियो में हूं, तो ये स्टूडियो कवर है अभी पूरा। अभी इस स्टूडियो के अंदर कोई आ नहीं सकता, मैं बाहर नहीं जा सकती, पैक्ड है, यानी कि मैं भी किसी सेल के अंदर हूं। एंड जब रॉबर्ट हुक ने ये सारी चीजें देखी तो उसको ये समझा कि अच्छा, ये सेल का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है जैसे किसी जेल का होता है। अगर तुम लोग 8th क्लास पास करके आए हो और अगर तुम लोग न्यू एनसीईआरटी वाले हो तो तुमने 100% देखा होगा, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हमने मोहतरमा को नाम दे दिया सेल। ठीक है, इजी। तो अब अगर तुमसे कोई भी बोलेगा, अब लिखने का समय आ गया है, बस ये डेफिनेशन लिख लो। अगर तुमसे कोई भी बोलेगा सेल क्या होता है, तो तुम कीवर्ड्स पकड़ना कि हाँ, सेल होता है यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन कौन सी यूनिट? किस यूनिट की बात करी जा रही है? स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, इसको मिस नहीं करना। और दूसरा होता है फंक्शनल। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होता है ये हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसको नोट डाउन कर लो। तुमसे कोई भी पूछेगा सेल क्या होता है, तो तुम बोलोगे अ सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यानी कि अगर मैंने एक ईंटा उठाया तो मैं नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस बना पाऊंगी। उसी तरीके से अगर यहां पर एक सेल रहेगी तो ही अंजलि मैम बन पाएंगी, अदरवाइज अंजलि मैम तो बन ही नहीं पाती। एक और एग्जांपल देती हूं, ये बुक है, ठीक है, 12th क्लास वालों की बुक है, ठीक है? तुम लोग को अगर आगे पीसीएम लेना है तो ये पढ़ोगे, पीसीएम या पीसीबी, फाइन। अब ये बुक है, इस बुक में इमेजिन करना, ये पूरी बुक एक ऑर्गेनिज्म है, ओके? लेकिन ये बुक किससे बनी है? बुक किससे बनी है? बहुत सारे पन्नों से बनी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पन्ने क्या हो गए? सेल हो गए। और जब ये सारे सेल मिल गए तो एक बॉडी हमारे सामने आ गई। इन शॉर्ट हम टिश्यू भी कह सकते हैं, बट अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि सबसे बारीक चीज जो इस दुनिया की है वो क्या होती है? वो सेल होती है। ओके, नोट डाउन किया? हट जाओ। अ सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिखा? आगे आ जाओ, ठीक है, चलो। चलो अब कोई भी तुमसे पूछ ले आज के बाद कि सेल क्या होता है, तो फिजिक्स वाली सेल के पास मत जाना, बायोलॉजी वाली सेल के पास आना और कहना कि हर एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है और वो सिंगल सेल ऐसी होती है। ओके, लेकिन ये तो अभी हमने छोटे बच्चों वाला रिवीजन किया, अब तो हम बड़े हो गए हैं, ठीक है? अब हम 9th में आ गए हैं, अब हम आरंभ बैच वाले हैं, तो ये तो हमको पहले से आता है। कुछ अच्छा पढ़ाओ ना, क्या पढ़ा रही हो ये? मतलब ये क्या है? सेल इज दैट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, आता है हमको? क्या पढ़ा रही हो? अरे भाई रुको, तुम अभी भजिया उड़ेंगी, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है? सेल के पार्ट्स, और ये तो मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, बम तो फटेगा भी आगे, सब्र तो रख लो। सेल के पार्ट्स, सबसे इजी पार्ट जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है अभी देखेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी देखेंगे। न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए होता है, ये क्या होता है ये भी देखेंगे। और उसके बाद सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ क्या होता है, रफ क्या होता है, और लाइसोसोम क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी तक तो मजाक चल रहा था, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होगी और यही चीजें हमें कवर करनी है। ओके, तो ये चैप्टर इसी के बारे में है। लेकिन मैम क्या ये आज ही हमें कवर करना है? आज तो पहली क्लास है, आज काहे परेशान कर रही हूँ? नहीं, आज बिल्कुल नहीं, आज हमें सिर्फ बकैती करनी। मैं कह रही हूँ ना, आज कुछ नहीं करना, आज सिर्फ बकैती करना। चलो अब फिर से मेरे सवाल का जवाब दो। एक बात बताओ, मैंने तुमको सेल की पूरी कहानी सुना दी, सेल ये, सेल वो, सेल ऐसा, सेल वैसा, लेकिन कभी सोचा है कि सेल आया कहां से, सेल आता कहां से? मैं पहले सेल की बात नहीं कर रही हूं, दुनिया का पहला सेल तो आज तक किसी को नहीं पता है कैसे बना है। लोग अपने अंदाजा लगाते रहते हैं कि भैया एटम से, मॉलिक्यूल से। अब सोचने वाली बात है कि केमिस्ट्री से बायोलॉजी शुरू हुआ है। सोचना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तापमान नाम से पढ़ोगे, लेकिन वहां से बायोलॉजी शुरू हुआ है। क्या कनेक्शन बिठा रही दोनों चीजें, है ना? तो वो तो चलो ठीक है, हाइपोथेसिस है, अंदाजा लगाया कि ऐसे बने होंगे। लेकिन मैं जनरल सेल का पूछ रही हूं, तुमको क्या लगता है कि मेरी बॉडी में हर कुछ सेकंड में एक सेल जनरेट हो रहा है? अगर मैं झाड़ू ना, डेड स्किन निकलेगी तो पता नहीं कितने सेल्स निकल रहे होंगे। तो तुमको क्या लगता है एक सेल कहां से आता है? मतलब मान लो यहां पर एक नया सेल आ गया, मेरे दिख रहा है, नया सेल आ गया, तो कहां से आया? ये सेल कैसे बना होगा?
वेरी गुड भाई, तुम लोग तो पढ़ के बैठे हो क्या? पढ़ के तो बैठेंगे, खुद तो इतना लेट आती हो हैं। अभी तुम्हारा शुरू हो रहा है सेल, हमने टेस्ट भी दे दिए हैं, ठीक है भाई, सॉरी, ओके ठीक है। मतलब इंटेलिजेंट तो तुम लोग हो, इंटेलिजेंट तुम लोग हो कि सेल हवा से सडनली नहीं आता है कि भैया आज मेरा आने का मन हो रहा है। न्यू सेल हमेशा ओल्ड सेल से बनता है। क्या बोला मैंने? जो नया सेल बनेगा, अगर मैं कह रही हूं कि मेरे गालों पे नया सेल आया है तो तुम बोलोगे कि हां भैया तुम्हारे पुराने सेल ने ही नया सेल पैदा कर दिया है। अब जे कैसी बात हुई, जे कैसी बात हुई, सुनो, हमेशा चीज याद रखना, जो तुम्हारा पुराना सेल रहता है, जो तुम्हारा पुराना सेल रहता है वो नए सेल को बर्थ देता है, या फिर मैं कहूं जन्म देता है। जैसे एक मां अपने बच्चे को पैदा करती है, जैसे एक मां अपने बच्चे को देती है, उसी तरीके से जो पुराना सेल रहता है वो नया सेल पैदा करता है। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि यहां पे तुम्हारी सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है? आप समझना, इस प्रोसेस को समझना। क्या तुमको मेरे हाथ में ये दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? मदर सेल दिख रहा है? दिख रहा है? ये इसको इमेजिन करना, ये सेल है। क्या है? ये सेल है, ओके। अब मदर सेल चुपचाप बैठी हुई है, पुरानी हो गई है बेचारी, क्या करें, बोर हो रहा है, क्या किया जाए? तो वो बोलेगी कि भैया देखो, वैसे भी जिस इंसान के अंदर मैं हूं, या फिर जिस पौधे के अंदर मैं हूं, या फिर जिस जानवर के अंदर मैं हूं, उसको हमें ग्रो तो करना है, ग्रो तो करना है। तो ये मदर सेल क्या करेगी? खुद को दो टुकड़ों में तोड़ देगी, ऐसे। समझ आया? समझ आया क्या हुआ? ये एक मदर सेल थी और मदर सेल ने नए सेल को जनरेट करने के लिए खुद को तोड़ दिया। तो हमें क्या मिला? हमें डॉटर सेल मिली। मैं तुम्हारे पास आके दिखाती हूँ, तुम लोग रीड ना कर पाओगे इतनी दूर से, ठीक है ना? देखो, डॉटर सेल लिखा है मैंने, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये सेल डिवीजन कैसे हुआ? हमारे पास एक मदर सेल थी, या फिर मैं कहूं ओल्ड सेल थी, उसने खुद को तोड़ दिया, उसने खुद को तोड़ के दो डॉटर सेल को जनरेट किया। तो ये क्या हो गया? ये एक सेल का डिवीजन हो गया, एक सेल डिवाइड हो गई। तो इसी को तो हम सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कि वो प्रोसेस, कोई भी तुमसे पूछेगा सेल डिवीजन क्या होता है, तो तुम बोलोगे वो प्रोसेस जिससे नई सेल्स बनाई जाती हैं, जिससे नई सेल्स बनाई जाती हैं। तो इमेजिन करो कि ये सेल है, ये सेल है, ठीक है ना? आपका पिंगू सेल है और ये बोल रहा है कि भाई अकेले बहुत बोर हो रहा हूं, क्या करूं? तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, तोड़ूंगी नहीं मैं, दो टुकड़ों में टूट जाएगा और दो नए पिंगू और जनरेट कर लेगा। दिस इज द प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है? मैं अकेला बोर हो रहा हूं यार। तुम जब बोर हो तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? नेटफ्लिक्स चलाते होगे, है ना? यूट्यूब पे वीडियो देख लेते होगे। लेकिन भाई साहब ये जब जो बोर हो रहे हैं तो ये कॉपी बना लेते हैं और ये क्यों खुश हो रहे हैं कि हम दो हो गए, हम दो हो गए। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस जहां पे जो मदर सेल रहती है वो टूट के दो डॉटर सेल में बन जाती है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैं सोच रही हूं मैं बोर हो रही हूं, क्या करूं? इच्छा नहीं है कुछ करने की, और फिर मेरा मन करे कि चलो टूट जाती हूं, दो अंजलि निकाल देती हूं, एक मैं और एक और आ जाएगी। मेरी मम्मी बोलेगी बेटा तुझसे तो एक, मुझसे तो एक तो जलानी रही, दूसरी और आ गई। ये तुम्हारे पेरेंट्स का हाल होगा। हमारे पेरेंट्स हमें कैसे झेल रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं, वही लोग जानते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। क्या इतना समझ में आ गया? सेल डिवीजन में कोई कंफ्यूजन? सेल डिवीजन में कोई कंफ्यूजन? सुपर 30 वालों तुम लोग को याद है चीजें, है ना? आ रहा है समझ में बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो तो इसको बस याद रख लेना, एक सेल थी जिसने सोचा मैं हो रही हूं बोर, तो क्या करूं? तो उसने खुद को डिवाइड कर लिया और उसने दो डॉटर सेल को जनरेट कर लिया, एंड इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। चलो बेटा एनसीईआरटी किताब खोल के देखिए कभी, एनसीईआरटी की किताब खोल के देखिए कभी, मतलब चैप्टर 2 कैसा दिखता है, पता है। तो तुम लोगों ने जब चैप्टर 2 खोल के देखा होगा तो वहां पे एक सवाल है, प्रॉबिंग पॉन्डर करके कुछ होगा वहां पे, तो वहां पे एक सवाल पूछा गया है, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हेल्प्ड अस सी द वर्ल्ड बियॉन्ड नेकेड आई। भाई बहुत भारी इंग्लिश है, इतनी भारी इंग्लिश है कि देखो मेरा सिंपल सा फंडा मैं तुमको बता देती हूं, तुम लोग डरना पड़ना नहीं कि भैया कौन सी लड़की पढ़ाने आ गई है। मेरे को अंग्रेजी थोड़ी बहुत आ जाती है, कर लेते हैं, अपन काम चला लेते हैं, लेकिन मैथ्स तो कतई नहीं आती है, मैथ्स कतई नहीं आती है। तो थोड़ा कभी ऊपर नीचे में डोल जाऊं ना, मैथ्स का कोई सवाल फंस जाए, कुछ भी फंस सकता है, मैथ्स तो कहीं भी आ जाती है, तो संभाल लेना बस मेरे को, ठीक है? बस इतना कर लेना। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे सवाल यह पूछा है कि जो हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, लेंस बना, मैग्नीफाइंग ग्लास बना, माइक्रोस्कोप बना, उसने हमारी कैसे हेल्प करी नेकेड आईज के अलावा और चीजें देखने में। इसको बहुत सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर दूं तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि देखो भैया ये दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, उन्होंने कैसे हमारी मदद करी कि हम बहुत बारीक बारीक चीजें भी देख सकते हैं, इतनी बारीक चीजें जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो यहाँ से फिर एक और सवाल आता है, यहाँ से फिर एक और बकैती वाला सवाल आता है। वो सवाल ये है कि तुमने अपने जीवन में सबसे छोटी कौन सी चीज देखी है? सिर्फ आंखों से, ठीक है ना? तुमने अपने जीवन में सबसे छोटी चीज कौन सी देखी है? बताइए कौन सी चीज देखी है? कुछ लोग पूछ रहे हैं सुपर 30 क्या है? सुपर 30 ऐसे मान के चलो जो 8th क्लास में जब तुम लोग के साथ वाले थे ना, साथी लोग, तो वो सुपर 30 में नेक्स्ट टॉप जूनियर्स में पढ़ के गए थे, दैट इज सुपर 30। उसको छोड़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, आरंभ में आ गए। ये बता दो कि सबसे छोटी चीज क्या देखी है? चींटी देखी है, वेरी गुड। मोस्टली लोगों ने चींटी ही देखी है, चींटी के अलावा कुछ देखा नहीं तुम लोगों ने। एक ने मच्छर देखा है, वेरी गुड। एक ने सॉइल का सबसे छोटा पार्ट देखा है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मोस्टली लोगों ने चींटी ही देखी है, वेरी गुड। बैक्टीरिया देखा है? तुमने बैक्टीरिया देखा अपनी आंखों से? मतलब कैसे तुमने बैक्टीरिया कैसा देखा अपनी आंखों से? कुछ तुमने बैक्टीरिया कैसे देखा अपनी आंखों से, मुझे ये बताओ। हाँ, ये वाला कमेंट तो हमेशा मुझे दिखाई देता है, मैम मैंने सबसे छोटी चीज अपने दोस्त का दिमाग देखा है। वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते भाई साहब, बहुत ही खतरनाक लोग हो, ठीक है? चलो ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी जो आंखें बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूं, दो ही आंखें होती है, लेकिन देखने की जो शक्ति होती है ना वो बहुत लिमिटेड है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, ये महानुभाव ने बैक्टीरिया देखा है, ये तो भैया ईश्वर है, इनकी तो पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं तो बैक्टीरिया की बात करी जाए, सेल्स की बात करी जाए, वायरसेस की बात करी जाए, या फिर कुछ भी छोटे टाइनी स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तुम लोग कभी भी अपने पूरे जीवन काल में डायरेक्टली तो उसको नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या किया गया? ठीक है भैया, हमने मान लिया कि हम नहीं देख सकते, तो तुमने क्या किया उसके लिए? हम बायोलॉजी पढ़ने आए हैं तो हमको बताओ तुमने क्या किया उसके लिए? तो भैया इसके लिए आया माइक्रोस्कोप, ठीक है? अब माइक्रोस्कोप में दिखाती हूं, जरा मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि अगर ये फूट गया तो मेरी बैंड बच जाएगी।
पास से दिखाऊं, रुको जरा बेटा, असली है, थोड़ा सस्ता वाला है बट असली है, ठीक है। ये देखो जो देखो, ठीक है। तुम्हारी टीचर ने तुमको दिखाया तो होगा ना, लैब में दिखाया होगा ना। बस छूने दिया था कि नहीं छूने दिया था? मेरे पास तो मेरा वाला है, मतलब मैं बहुत शो ऑफ करती हूँ। तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप है? नहीं है ना, मेरे पास है, ठीक है। तो मैं क्या हो गई, अमीर हो गई, है ना। चलो, तो उसके लिए अगर मुझे छोटे बैक्टीरियाज को देखना है, वायरसेस को देखना है, मुझे सेल्स को देखना है, तो वहां पर इस माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया गया। मेरा वाला थोड़ा सस्ता है, साइंटिस्ट के पास थोड़ा महंगा होता है, जो वो ऐसे लेकर नहीं घूम रहे होते हैं, ठीक है। वैसे भी किसी को पता नहीं कि मैं ऐसे लेकर घूम रही हूँ, पता चल जाएगा तो लंगा लग जाएगी। फाइन, चलो। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप में होता है सुपर पावर ग्लास, जिसको हम प्यार से लेंस बोलते हैं। इससे तुम क्या क्या देख सकते हो? कि टाइनी सेल्स देख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो, न्यूक्लियस देख सकते हो, टिश्यूज देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। अगर मैं तुमसे ये बोल रही हूँ टाइनी सेल्स, तो बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं आप उनको देख सकते हो इससे। और मैंने तो देखा भी है, मैंने तो अनियन सेल वाला एक्सपेरिमेंट भी किया है। ह्यूमन चिक सेल वाला करना है, थोड़ा डर लगता है मुझे उससे, बट मैं करूंगी, कोई नहीं, बायोलॉजी के टीचर को करना पड़ेगा। फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, फंगाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी बात करी जा रही है, आप उनको भी देख सकते हो। टाइनी सेल्स देख लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लिया, फिर आता है न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल होता है, तुम उसको भी देख सकते हो। ये सेल के बीच का कंट्रोल सेंटर होता है। इमेजिन करो, सबसे पहले वाले एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले वाले एग्जांपल में तुमसे क्या कहा था? मैं तुमसे ये कहा था कि मैं नेक्स्ट टॉपर्स के ऑफिस में आई और प्रशांत भैया के सामने जाके खड़ी हो गई और सवाल जवाब करने लगी कि अच्छा ऑफिस ऐसे चला रहे हो, ये होता है आपके यहाँ? तो वो बोलेंगे कि बेटा एक काम करो, निकल लो तुम यहाँ से। तो वो ऐसा क्यों बोल सकते हैं? वो ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस है नेक्स्ट टॉपर्स के। वो न्यूक्लियस मतलब कि वो पूरा सेंटर उनके कंट्रोल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए। तो न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया? कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टिश्यूज की बात करी जाती है। आप इसमें बहुत सारे टिश्यूज भी देख सकते हो। मसल टिश्यू हो गया, स्किन का टिश्यू हो गया, लीफ का टिश्यू हो गया, ये सारी चीजें तुम इसके अंदर देख सकते हो। और मैंने एक्चुअली इसके अंदर देखा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने ना मुझे अभी जवाब दिया था, मैंने तुम लोगों से पूछा था कि सेल क्या होता है, तो तुम लोगों ने बोला था कि सेल ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। पर एक बात बताओ, मुझे पता नहीं, अंग्रेजी मेरी ना स्ट्रांग नहीं आती, तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है? मुझे बता सकते हो? कि अगर तुम लोग मुझसे ये कह रहे हो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो उतना मुझे समझ में आ रहा है, पर तुमने बीच में ये दो वर्ड क्यों ऐड किए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? क्या मतलब होता है इन दो वर्ड्स का? क्या मतलब होता है इन दोनों वर्ड्स का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल? क्या मतलब होता है? अभी तो मैग्नोलिया मैम की क्लास भी नहीं हुई है, तो मुझे पता नहीं है, मुझे मतलब बता दोगे क्या होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब? क्या होता है मतलब? कुछ बच्चों के तो अभी तक नंबर आ रहे हैं, मैम 56 आउट ऑफ 80, मैम 76 आउट ऑफ 80। बेटा जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, निकल गई वो क्लास आगे। क्या होता है? अगर मैं तुमसे ये बोल रही हूँ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, तो क्या होता है उसका मतलब? मुझे बता दो प्लीज, एक बार बता दो। वेरी गुड, गजब गजब गजब, वेरी गुड। तो अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि मेरी जो बॉडी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी सबसे छोटी चीज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे ये माइक्रोस्कोप है, ये ऐसे खड़ा नहीं हो गया, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐड किए गए, ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया गया, आईपीस लगाया गया, स्टेज तैयार किया गया, यहाँ पर ये लेंस दिख रहा है, ये लगाया गया, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर है। तो जब मैं तुमसे 100 बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि भैया ये जो मेरी बॉडी की बिल्डिंग है वो सेल से बनी है, जैसे कि अगर मैं दीवार की बात कर रही हूँ, दीवार का जो स्ट्रक्चरल है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो ईंट है। तो उसी तरीके से जो बॉडी है उसका क्या हो गया? सेल हो गया। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कह देते हैं। वापस समझाओ। देखो, स्ट्रक्चर मतलब कोई भी वो चीज जो कि आपकी मशीन सिस्टम में रहती है। इस पूरी बिल्डिंग में सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ईंट है। तो मेरी पूरी बॉडी में सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन सा है? सेल है। एग्जैक्टली। तो सेल क्या हो गया? सेल हो गया आपका स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। चलो भैया, तुमने मुझे स्ट्रक्चरल बता दिया, जरा फंक्शनल बता दो। फंक्शन में जाना है ना, फंक्शन में जाना, पार्टी करना, ये सब होता है, ये सब नहीं होता। बॉडी के सारे काम सेल्स करते हैं। ये क्या नया हो गया? मतलब अगर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि सांस लेते हैं सेल, तो तुम बोलोगे नाक का के लिए भैया, बट ये चीज तुम लोग बायोलॉजी में बहुत डीप में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी मत पढ़ना। लेकिन ये चीज आप समझ लो कि जो सेल्स होते हैं उनके इतने से सेल्स के अंदर इतने सारे काम हो रहे होते हैं, इतने सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एग्जांपल, सांस लेना, डाइजेशन, जो तुम्हारा खाना पच रहा है सेल्स की वजह से पच रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये जो मैं आगे पीछे जा रही हूँ सेल्स की वजह से हो रहा है, जो मेरी ग्रोथ हो रही है, जो मैं छोटे से बड़ी हुई हूँ सेल्स की वजह से हो रहा है। ओके, तो एक बात बताओ, मेरी उम्र है 16 साल, ओके ठीक है, मेरी उम्र है 16 साल, तुम्हारी उम्र होगी 13, 14, 15 के आसपास, तुम लोगों से बस 1 साल बड़ी हूं मैं, ठीक है ना। मतलब मेरे चेहरे में मत जाना, थोड़ा मतलब मैच्योरिटी ज्यादा झलकती है मेरे अंदर। मेरी उम्र सच्ची में 16 साल है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो मैं 18 साल मान लेते हैं, ओके चलो। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों से एज में बड़ी हूं और काफी लोगों से हाइट में भी बड़ी होंगी, लड़कों तुम्हारी बात नहीं करें, कुछ लड़के मेरे से लंबे होंगे तो होशियारी मारेंगे हैं 5 फुट, नहीं मानो, यकीन मानो, मान लो मैं तुमसे लंबी हूं, तुमसे 4 साल बड़ी हूं, तो तुमको क्या लगता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा सेल होंगे? अगर मैं तुमसे ये बोल रही हूं कि सेल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती है, सॉरी ग्रोथ में हेल्प करती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा सेल होंगे? क्या लगता है, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं तुमसे हाइट में बड़ी हूं और मैं एज में भी बड़ी हूं, ठीक है ना, एज बहुत कम है मेरी, ओके, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास तुमसे ज्यादा सेल होंगे, तुमसे कम सेल होंगे? एग्जैक्टली ज्यादा सेल होंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सेल ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, वो डिवाइड होते जा रहे हैं। मतलब मैं इतनी सी तो मेरे पास इतने से सेल थे, मैं थोड़ी बड़ी हुई तो सेल ज्यादा हो गए, मैं और बड़ी हुई तो और सेल हो गए, और फिर क्या होगा? वो सेल बढ़ते जाएंगे, सेल बढ़ते जाएंगे। यानी कि अगर तुम ग्रो कर रहे हो ना, तो वहां पर तुम्हारे सेल का बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से लंबे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे सेल तुम्हारी हर चीज में हेल्प कर रहे हैं। ये सारी चीजें सेल की वजह से होती है, इसीलिए तो सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो सेल आपकी बॉडी को बनाता भी है और बॉडी के फंक्शन चलाता भी है। तो बनाने के लिए स्ट्रक्चरल हो गया, चलाने के लिए फंक्शनल हो गया, इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर तुमसे कोई फ्यूचर में पूछ लेना तो बोल देना बेटा पढ़ के आए, मुंह ना चलाना ज्यादा, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगी, आ जाओ बेटा, आओ तुम्हारी लंका लगाएं। चलो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाती हूँ, ओके।
हाँ, एक होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाग करना, भाग जाना नहीं, भाग करना, जिसका साइन ऐसा होता है। ओके, एक होता है बच्चों, हमारी कक्षा में अगला टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणा करना, जिसका साइन ऐसा होता है। आती है मेरे को, इतनी मैथ्स आती है, ठीक है ना, पास होने लायक मैथ्स आती है मेरे को। अब यहाँ पे एंट्री मारती है तुम्हारी बायोलॉजी, और बायोलॉजी बोलती है मैथ्स तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं नहीं मानती डिवीजन क्या मल्टीप्लिकेशन क्या, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। अब मियां तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मैं तुम्हें क्या बोला था कि मैं क्या बोला था, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब क्या था कि एक जो मम्मी वाली सेल थी, मम्मी वाली सेल बोर हुई, उन्होंने खुद को दो पार्ट में तोड़ा और दो डॉटर सेल निकल कर आ गई। ये मैंने तुमको समझाया था, ठीक है। लेकिन हमारे बायोलॉजी में एक आ जाता है सेल मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला मैंने? सेल मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों चीजें अपने दिमाग में अलग अलग याद रख लेना, अलग अलग याद रख लेना। फाइन, तो सेल डिवीजन मैं तुमको बता चुकी हूँ। अब एक और वर्ड आता है सेल मल्टीप्लिकेशन। अब मैं तुम्हें वापस से कुछ करके दिखाती हूँ। ये थी मदर सेल, ये थी मदर सेल, ठीक है। मदर सेल को मैंने फाड़ा या फिर तोड़ा तो सेल डिवीजन हुआ और दो डॉटर सेल निकल कर आई, तो डिवीजन कर दिया। लेकिन बायोलॉजी ये कहती है कि सुनो सुनो जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। बायोलॉजी ये कहती है कि मैं मैथ्स को नहीं मानती, मैं तुम्हें एक बात बोल देती हूं कि सेल डिवीजन अगर होगा, सेल डिवीजन अगर होगा तो उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? सेल मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या बोला भाई इसने? क्या बोला? उसने ये बोला कि अगर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो सेल मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब मानो ये डॉटर सेल है, फाड़ दिया, फिर से फाड़ दिया, डिवाइड तो ये भी करेगी ना, ये भी तो कभी बूढ़ी होगी, ये भी फाड़ दिया, चलो फाड़ दिया। ये अलग सेल थी, इसने भी डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं करने वाली हूं कचरा। पहले मेरे पास एक सेल थी, वो दो पार्ट में डिवाइड हुई तो सेल डिवीजन हुआ। लेकिन वो प्रोसेस वहां पे रुकती नहीं है, वो और सेल डिवाइड करेगी, और सेल डिवाइड करेगी, और सेल डिवाइड करेगी। एक से दो होगी, दो से चार होगी, चार से आठ होगी। तो जो पहली प्रोसेस हुई वो सेल डिवीजन हुई, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो इतनी सारी सेल्स का निकल कर आएगा। दिस इज व्हाट सेल मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक बार सेल डिवाइड हुआ, टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई, और लास्ट में जो प्रोसेस का रिजल्ट निकल के आता है दैट इज सेल मल्टीप्लिकेशन। और आज मेरी कुटाई होने वाली है, ठीक है। समझना मैं क्या बोल रही हूं। अब देखो ध्यान से, सेल मल्टीप्लाई कैसे करती है? सेल अपने आप को डिवाइड करती जाती है। एक सेल दो सेल में बनी, दो सेल चार सेल में बनी, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी ग्रोथ होगी, आपके जो घाव है वो हील हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर खरोच लगी है, मुझे तो मैं दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत खतरनाक खरोच थी, फल काटी तो कट गया था मेरा हाथ, लेकिन वो अपने आप हील कर गया। कैसे हील कर गया? क्योंकि बीच की सेल ने तो पूरा खत्म कर लिया था, चाकू से कट गई थी सारी सेल, लेकिन जो आसपास की सेल थी उन्होंने समझा कि भैया यहाँ पे सेल मर चुकी है, हमें खुद को डिवाइड करना पड़ेगा और इस पागल लड़की को हील करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका तो पूरा खून बह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सेल तुम्हारे घाव को हील भी करती है और इसी तरीके से बेबीज भी ग्रो करते हैं। तो इसको जरा देखो, इसको जरा देखो, ये हमारी पहला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हुआ? इस प्रोसेस में सेल डिवीजन हो गया, लेकिन एक सेल दो सेल हुई, दो सेल चार सेल हुई, चार सेल आठ सेल हुई। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है रिपीट होके रिपीट होके रिपीट होके ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ में आया बेसिक डिफरेंस? पहली प्रोसेस में तो सिर्फ डिवीजन हुआ, लेकिन जब यही प्रोसेस, जब डिवीजन बार 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 रिपीट होता जाता है, इसी को तो हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर अब तुमसे बोले कि सेल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तुम बोल देना कि सेल डिवीजन के बाद जो प्रोसेस निकल कर आती है दैट इज सेल मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल के लिए तुमको पता है तस्वीर असली है, असली है, तुम्हारे लिए नस काटी मैंने अपनी, फोटो देखो, तुम फोटो शूट किया, बिल्कुल मजाक कर रही हो, ठीक है ना, ज्यादा मतलब बावले ना हो जाना कि अच्छा ऐसा भी करके देख सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, ओके। अगर स्किन कट हो जाए, अगर स्किन कट हो जाए तो न्यू सेल्स बनते हैं और स्किन रिपेयर होती है। जैसे यहाँ पे कट लगा, इंजरी आई, खून निकला, अब इस वाले एरिया में जितने भी सेल्स थे वो डैमेज हो गए, वो कट गए, ठीक है ना, खत्म हो गए। अब क्या हो गया? जो ये आसपास के सेल्स थे वो खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे नए सेल फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो नए सेल बनेंगे वो इस घाव को भर देंगे, उस गैप को भर देंगे और आपकी स्किन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और कुछ दिन बाद ऐसी दिखने लगेगी। आपकी बॉडी में जादू है भाई, इसलिए कहते हैं बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, खुद से प्यार हो जाएगा। तुम खुद अपने आप में जादू हो भाई, सच में जादू हो, कोई मिल गया वाले नहीं, एक्चुअल वाले, ठीक है ना। चलो अब ये साइकिल एक बार देखो मेरे साथ, क्या हुआ? स्किन कट होगी तो यहाँ पर कुछ जो सेल्स थे वो आपके डैमेज हो गए, ओके। अब जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी सिग्नल भेजेगी कि बेटा वहां पे डैमेज हो गया है, उस इलाके में डैमेज हो गया है, कुछ करो, खड्डा हो गया है, दिक्कत हो जाएगी। अगर घाव ज्यादा बन गया तो वहां पे बैक्टीरिया घुसने के चांसेस है, ठीक है। तो क्या किया? बॉडी ने सिग्नल भेजा और जो पास की हेल्दी सेल्स थी वो डिवाइड और डिवाइड जब बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा तो मल्टीप्लाई होने लगती है। अब क्या होगा? जो न्यू सेल्स है वो आकर उस जगह को फिल करते हैं और नई स्किन की लेयर बनने लगती है एंड इसके बाद नई स्किन और स्ट्रांग होती है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाता है एंड लास्ट में स्किन कंप्लीटली हील हो जाती है और निशान भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारी बॉडी खुद को हील कर रही है, तुम्हारी बॉडी मिरेकल है, इसलिए कहते हैं खुद से प्यार करो, करोगे आर्टिक है ना, तुम लोग खुद में क्या हो? एक चमत्कार हो, ओके। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम क्या हो रहा है? अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। चलो बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? बहुत इजी सवाल भाई, बहुत सारा सवाल है, जल्दी से आंसर दो, जितनी होशियारी है ना डाल दो अपने कमेंट्स में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, सबसे इजी, ये तो नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा। होशियार मत समझना अपने आप को, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके कोई भी कर लेगा, ठीक है। ये वाला बताओ, सेल्स को हम अच्छे से किसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं? शो ऑफ, तुम्हारे पास नहीं होगा, अरे कोई बात नहीं, मैं अमीर हूं, मेरे पास है, मेरे पास सिर्फ लेके माइक्रोस्कोप है, कुछ नहीं है, बस उसी का शोबाजी करती रहती हूँ। क्या होगा इसका आंसर? सेल्स कैन बी सीन क्लियरली यूजिंग, किसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं? किसका? अरे बेटा अगला क्वेश्चन आ गया, किसका? आगे ना बढ़ पा रहे बेटा। माइक्रोस्कोप, वेरी गुड। फिर तुमने चीटिंग करी है, मैं तुमको पहले आंसर बता दिया था, ठीक है ना, कोई टैलेंटेड नहीं हो तुम लोग। ये वाला बताओ तो मैं जानूं, न्यू सेल्स किससे बनती हैं? न्यू सेल्स किससे बनती हैं? पानी से, हवा से, पुराने सेल से या फिर खाने से? मैम हमारी तो खाने से बनती है, छोले भटूरे लाके रख दो, हम भी फेल देंगे, है ना, है ना। क्या होगा आंसर? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम
वेरी गुड, चलो ठीक है, इसमें तुमको टैलेंटेड मान लेती हूँ, ठीक है, तुम टैलेंटेड हो। ओके, सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट बिकॉज, इसका आंसर दो। सेल को तुम लोग जो फंक्शनल यूनिट बोलते हो काहे बोलते हो? क्योंकि वो शेप देती है, क्योंकि वो लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, या फिर वो पानी को स्टोर करती है, या फिर वो सिर्फ बोन्स बनाती है। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी में से एक बोल देना, क्या होगा इसका आंसर? ए जल्दी दो रे आंसर। नाइस। चलो, ये तुम लोगों ने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे तुमने सिर्फ वी लिख के छोड़ दिया। ओके, सो वेरी गुड, इट परफॉर्म्स लाइफ एक्टिविटीज, वेरी गुड। एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स अकर्स ड्यू टू, जिसको वुंड्स का मतलब नहीं पता है, मैं बता देती हूँ, घाव की बात करी जा रही है। तो तुम्हारे दिल पे जो घाव होते हैं ना, जब कोई तुम्हें मना कर देता है, शी आई डोंट लाइक यू, ओह माय गॉड शट अप, ऐसे वाले जो घाव होते हैं ना दिल पे घाव, उन घाव की बात करी जा रही है। अच्छा, उन घाव को सेल डिवीजन ठीक कर देता होगा? नहीं मैम, वो वाले घाव तो जिंदगी भर रहते हैं, फिर हम हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आती है, फिर हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, है ना, यही होना तुम लोग बताए को। हाँ, तो हीलिंग ऑफ वुंड्स अकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन, वेरी गुड, ठीक है। चलो, अच्छा, अब होमवर्क सुन लो, ये तुमको मैंने सारे शॉर्ट आंसर्स प्रोवाइड करे हैं। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, पीडीएफ अपलोड होगी, इनको बस अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रही हूं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। इच्छा है तो करना, वैसे आज के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल मैं चाहती हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सकता है खुदा न खास्ता कभी पूछ लिया गया तो पता होना चाहिए, जिसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, ये भी देख लेना। ओके, चलो, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है सेल, बॉडी का लेगो ब्लॉक, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी बॉडी को बनाता है, ये हमारी बॉडी इसके हिसाब से चलती है, दौड़ती है, रिपेयर होती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है। यानी कि इतना तो हमको रट गया आज की क्लास में कि हर चीज सेल से शुरू होती है। जय सेल, ओके ना, मतलब सेल की जितनी तारीफें कर ली थी हमारी पूरी जिंदगी, माँ बाप ने हमारी नहीं करी होगी। पर सोचा है कभी कि जो लाइफ है, जो ये सेल है, वो कहां से आया? कभी सोचा इसका ओरिजिन क्या है? साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमको ऐसा लगता है, हाइपोथेसिस है, दिमाग है, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो पानी से शुरू हुआ था, लेकिन हाइपोथेसिस है, अंदाजा लगाया है, तो अंदाजा तो कुछ भी लगा सकते हैं। मैं बोलने लगूं कि नहीं भैया, लाइफ तो चंद्रमा पे शुरू हुई थी, तो लोग मुझे बोलेंगे पागल, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या निकल कर आता है, कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि लाइफ जो है ना, वो ओशियंस में नहीं, लेकिन छोटे गर्म वाटर पूल्स में निकल के आई है। समझना, पहले के साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो लाइफ है वो पानी में शुरू हुई थी, पर ट्विस्ट ये निकल कर आता है, अगर सेल की बात करी जाती है, कि नहीं, जो लाइफ है वो छोटे गर्म वाटर पूल में स्टार्ट हुई थी। मतलब तुम्हारे घर में जो पानी गर्म होता है, वहां पे लाइफ स्टार्ट हुई थी, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा है। वो हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहा है, वो जो लावा निकलता है ना, लावा वोल्केनो के बाद जो पूल बनता है, उसकी बात कर रहा है। मतलब एक साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि भाई मुझे लगता है कि पानी में हुआ था ये सब कुछ जो हुआ था, लेकिन दूसरा बोलता है ना, मैं भी साइंटिस्ट हूं, मैं भी अपना कुछ बोलूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, वो जो गर्म पानी होता है, वहां पर एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर जो आपकी बुक है, वो सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स पर फोकस करती है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, देखो समझना। हमारी जो अर्थ है ना, तुमको पता होगा, हमारी जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी हीट है। तो कभी कभी जो हीट रहती है, वो जो आपका ग्राउंड वाटर रहता है, इमेजिन करना, ग्राउंड वाटर जो रहता है, रुको जरा इसको भी बंद करके देखते हैं, मतलब कुछ जलाऊंगी नहीं, बस एग्जांपल दे रही हूं। जैसे ये पानी है, ठीक है, अब इमेजिन करना, बस गिर ना जाए भगवान प्लीज, ठीक है ना। इस ढक्कन में मैंने पानी भर दिया, ठीक है, ढक्कन नहीं, ठीक है ना, इसमें मैंने पानी भर दिया, ओके। अभी पानी भर दिया, अब मान लो ये एक जगह है, ठीक है ना, अपनी अर्थ में कोई प्लेस है, इसके नीचे की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। जमीन तो हर जगह गर्म होती है, बट इसके नीचे की जमीन है ना, वहां पर हल्के क्रैक्स आ गए, इतनी तेजी से गर्मी निकल रही है कि वो क्रैक्स इस बॉटल के ढक्कन को तोड़ के इस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो ये जो इतना एरिया है, पानी घर भी है, लेकिन यहाँ पर जो क्रैक्स आ गए हैं, उसकी वजह से ये पानी बहुत गर्म हो गया, और ऐसी जगह एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो कभी कभी जो हीट रहती है आपकी अर्थ के नीचे की, वो ग्राउंड वाटर को गर्म कर देती है, और बाहर निकलता है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। क्या निकलता है? हॉट स्प्रिंग। इमेजिन करने की कोशिश करना, पानी पिला दिया मैंने, वेरी गुड, ओके। चलो, तो जैसे मान लो ये जमीन है, ये पानी है, बारिश हुई, पानी जमीन के नीचे इकट्ठा होता गया, ओके। या फिर मैं कहूं जमीन के ऊपर भी इकट्ठा होता गया, पानी नीचे भी रहता है, पानी ऊपर भी रहता है। अब यहाँ पर जो लावा है वो बहुत हॉट है, और वो क्या कर रहा है, गर्म करते जा रहा है। तो यहाँ जो क्रैक्स है उससे गर्मी ऊपर जाएगी, और यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा। यही हॉट स्प्रिंग होते हैं। तो क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? भाई करते हैं, लद्दाख में करते हैं, पूगा वैली में करते हैं। लद्दाख एक्चुअली में बहुत ठंडी जगह है, तुम नेचर का कमाल देख रहे हो, ठंडी जगह पर गर्म पानी लाके दिया है, बट वहां जो पूगा वैली है, इसके जो हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, वाटर ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के पास होता है। ये नेचर का मिरेकल है। तो साइंटिस्ट को, कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं भैया, ये जो लाइफ है, ये जो सेल है, ये बना ही हॉट स्प्रिंग में था। आप समझो, तुम लोग कभी पूगा वैली जाओगे ना, या फिर गूगल करना, आज के बाद गूगल करना, और कभी तुम्हारा मन हुआ अपने चांद के साथ कहीं जाना हो घूमने का, तो तुम लोग पूगा वैली अगर घूमने जाओगे, तो हॉट स्प्रिंग्स की अगर बात करी जाए, कुछ ऐसा दिखता है। पूगा वैली जो है लद्दाख में, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, और यहाँ का वाटर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर दो मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कौन से? एक होता है कैल्शियम, और एक होता है कार्बोनेट। क्या बोला मैंने? एक बोला मैंने कैल्शियम, और एक बोला मैंने कार्बोनेट। अब ये तुमको ताबड़ में पढ़ाएंगे कि भैया इससे क्या हो गया, ये कैल्शियम का फॉर्मूला हो गया, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे 2+ आयन हो गया, यहाँ पे 2- आयन हो गया। तो जब ये मिलेगा तो ये CaCO3 बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब ये तुम डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन बस तुम इतना याद रखना कि इस वाली एरिया में कैल्शियम मिलता है और कार्बोनेट मिलता है, ओके। अब ये दिखते कैसे? ऐसे, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। जब तुम पूगा वैली जाओगे तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट कुछ ऐसा दिखाई देंगे, कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। मतलब इमेजिन करो, पत्थर जैसे हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, पत्थर जैसे हार्ड हो जाते हैं। तो व्हाइट टू ऑफ व्हाइट स्टोनी लेयर्स होती हैं हॉट स्प्रिंग्स के आसपास, और इन्हीं को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स। मान लो इमेजिन करो, अरे हाँ, तुमको नहीं बताया ना, टोपा उतरता है भाई इसका, तुम्हारे पास है टोपा ऐसा ठीक है। अब सुनो,
ठीक है, ये इमेजिन करना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ये कोई सेल है, ये सेल रहती है पूगा वैली में। मैंने क्या बोला, पूगा वैली में कैल्शियम मिलता है और कार्बोनेट मिलता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब ये बेचारा वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पर बैठा हुआ है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो इसके ऊपर जमते जाएंगे जमते जाएंगे जमते जाएंगे, और कुछ दिन बाद वो इतना बुरा जम जाएंगे कि कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब वो एक सेल जो रहेगा, वो जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो इस तरीके से पैक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, और इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स कहते हैं। तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, वो सबके ऊपर जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। तो अगर मैं पूगा वैली की बात कर रही हूँ जो लद्दाख में है, यहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग्स दिखाई देंगे, लेकिन ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं ये थर्मोफिलिक माइक्रोब्स का घर होते हैं। क्या होते हैं? थर्मोफिलिक माइक्रोब्स का घर होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब एक बात बताओ, थर्मोफिलिक क्या समझ में आ रहा है नाम से? क्या मतलब हो सकता है इस चीज का? थर्मोफिलिक का क्या मतलब हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है थर्मोफिलिक का क्या मतलब होगा? थर्मोफिलिक का क्या मतलब हो सकता है? मतलब इमेजिन करना, थर्मा कुछ गरम, फील, फाइल, क्या मतलब? थर्मोफिलिक का मतलब क्या हो सकता है? किसी को गर्मी पसंद है? वेरी गुड वेरी गुड। गर्मी तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, इतना गंदा मौसम हो रहा है। एनीवेज, थर्मोफिलिक मतलब वेरी गुड, हीट लविंग। तुम्हें गर्मी पसंद है? मतलब अभी जो मौसम हो रहा है तुमको अच्छा लग रहा है? कितना गंदा मौसम है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया या वायरस थे, ये थर्मोफाइल भी होते हैं, यानी कि इनको गर्म माहौल पसंद रहता है, इनको हॉट एनवायरनमेंट पसंद होता है। बोलने में ही अजीब लग रहा है, ठीक है ना। सो आई एम अ थर्मोफाइल, आई लव हॉट एनवायरनमेंट्स। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं जिनको बहुत बहुत गर्म प्लेसेस पसंद होती है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया। इसका मतलब अगर उन्हें गर्मी पसंद है, अगर उनको गर्मी पसंद है तो वो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा। यही मतलब हुआ ना। तो सवाल ये है कि भैया उनके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट बनता कैसे है? सिंपल सी बात है, मैं कोई माइक्रोब हूं, मैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूं, मैं बहुत खुश हूं कि वाह भाई मुझे तो गर्मी बहुत पसंद है, मैं तो मस्त गरम गरम जगह रहूंगी, लेकिन वहां पर कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं तो खाली बैठी हुई हूँ, वो आके मुझसे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे, और एक दिन वो इतना ज्यादा चिपक जाएंगे कि मेरे आसपास ऐसे पत्थर बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट बन जाएगा, और धीरे 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 ये प्रॉपर पत्थर जैसे बन जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिसको दिल देते हैं वही दिल तोड़ता है, और इतनी बार दिल तोड़ता है, इतनी बार दिल तोड़ता है, इतने लोग दिल तोड़ के जाते हैं कि हमारा दिल क्या हो जाता है? पत्थर का हो जाता है। ऐसा बोल के रोना सा आ गया, लेकिन समझना, ठीक है, रिलेट मत कर लेना ज्यादा, अभी तो आगे और दिल टूटेंगे, ठीक है। समझना, इसको बड़ा पसंद था गर्मी में रहना, इसको बड़ा पसंद था गर्मी में रहना, लेकिन उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट इतने आए इतने आए इतने आए कि वो इसके अंदर पूरा जमा हो गया। अब जो बेचारे वीक होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। वो इनको अपने सेल वॉल की तरह मान लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरह मान लेते हैं, और सर्वाइव कर जाते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे पत्थर बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं, तो आगे चल के यही फॉसिल्स बनते हैं, यही शेल बनते हैं, और यही स्ट्रोमैटोलाइट बनते हैं। जे का होता है स्ट्रोमैटोलाइट। स्ट्रोमैटोलाइट वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अराउंड अपनी लेयर बना लेते हैं, उस पत्थर को बोला जाता है स्ट्रोमैटोलाइट। क्या ये हमारे सिलेबस में है? सिलेबस में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान पेलने के लिए तुमको बोल दिया, ठीक है ना। बस याद ये रखना कि अगर मैं हॉट स्प्रिंग की बात कर रही हूं, तो हॉट स्प्रिंग में क्या होता है? दिल टूट जाता है, बार बार टूटता है, बार बार टूटता है, बार बार टूटता है, और बेचारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पत्थर का बन जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हो सकता है कि जो सेल की वॉल का सीक्रेट है, साइंटिस्ट ने यही बोला कि हो सकता है जो सेल है वो सबसे ज्यादा सर्वाइव हॉट स्प्रिंग में ही कर पाई, क्योंकि वहां पर कुछ सेल बच गई, क्योंकि उनके आसपास लेयर बनती गई और उसने सेल वॉल का काम किया। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी फॉर्म हो जाता है, जल्दी भर जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि यार जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हो सकता है वो एक सेल वॉल की तरह टारगेट कर रहा हो, वो एक सेल वॉल की तरह माइक्रोब्स की हेल्प कर रहा हो, उनकी रक्षा कर रहा हो, और यहीं से सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया होगा। तो साइंटिस्ट को ये लगा ये डिपॉजिट शायद हेल्प करते होंगे फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन बनाने में। ये उनका अनुमान था, ये उनका अंदाजा था। जब दिल टूटता है ना बार बार,
लोग बिल्कुल परेशान कर देते हैं। ओके, किसी एग्जाम में अगर बार बार फेल भी हो रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं, एक टाइम तक बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लाइफ में होगा ऐसा, बहुत बार होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एक नई लाइफ शुरू होती है। बस उसी तरीके से इसको इमेजिन कर लेना। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन अब इमेजिन करना, ये है सेल। पिंगू चलो खोपड़ी दिखाओ अपनी, ये देखो ये है सेल, ये है सेल। ओके, अब इस सेल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो इसको कवर करने वाली चीज है, जैसे कि ये तो ये इसकी क्या हो गई, वॉल हो गई। यानी कि इसके सर को या फिर इसके टकले को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि ये सेल वॉल हो गई। ओके, तो सेल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाई जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जाती है, दैट इज सेल वॉल। जैसे कि हमारे घर की बाउंड्री वॉल, जैसे कि मेरे मोबाइल का कवर, मेरे मोबाइल को कौन बचा रहा है, मेरा कवर बचा रहा है। तो उसी तरीके से किसी सेल को जो वॉल बचाती है वो क्या हो जाती है, सेल वॉल बचाती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल आपके सेल की रक्षा करती है, आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब देखो, जब फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनी तब रियल सेल एग्जिस्ट कर पाया, क्योंकि सेल को बाउंड्री लगती है। साइंटिस्ट ने ये बोला कि देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि दुनिया में पहले सेल नहीं आई होंगी सेल, बहुत सारी सेल आई होंगी, लेकिन जो सेल को बचा पाएगा, जो सेल को बचा पाएगा, दैट इज व्हाई वी से कि भैया वो हॉट स्प्रिंग में आया था, और हॉट स्प्रिंग में हमने क्या कहा था, कैल्शियम कार्बोनेट ने सेल को डिपॉजिट कर दिया था, सेल को कवर कर लिया था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स में सेल वॉल का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। ओके, चलो, मैंने बार बार कुछ सेंटेंस रिपीट किए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। कोई मुझे बता सकता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? बस मुझे इसका आंसर दे दो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? जरा हम एसी का बढ़ा लें टेम्परेचर, ना मैं निपट जाऊंगी, मैं बन जाऊंगी थर्मोफाइल। मेरे को नहीं पसंद है गर्मी, गर्मी होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए आम खाने के लिए होना चाहिए, पर मुझे लगता है महीने में 1 हफ्ते के लिए होनी चाहिए, बस खत्म। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सेल वॉल प्लांट्स में होते हैं और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होते हैं। सिंपल, ठीक है, आता है तुमको सब, तो पढ़ा क्यों रही हूँ? चली जाओ, हमने कौन सा रोका है तुम्हें? नहीं, सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे प्लांट है, चाहे फिश है, चाहे बर्ड है, चाहे ह्यूमन है, ये सब आपके सेल से बने हैं। ये छोटा सा सेल ने पूरी दुनिया को बना के रखा है। बैक्टीरिया, फिश, चाहे ह्यूमन हो, चाहे बर्ड हो, चाहे प्लांट हो, ये पूरी दुनिया सेल्स की वजह से चल रही है। ओके, तो अगर तुमसे कोई बोलेगा कि ठीक है भैया सेल की वजह से चल रही है, पर ये जो पूरी बॉडी है वो ऑर्गेनाइज कैसे हुई है, तो तुम बोलोगे पहले आया सेल, जब बहुत सारे सेल मिले तो बना टिश्यू, जब बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिश्यू बने तो बना ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बना ऑर्गन सिस्टम, और फिर बना ऑर्गेनिज्म। यानी कि छोटी सी सेल ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई, और वो बड़ी बड़ी चीजें मिलके बनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। यही तो लाइफ है, हम जितने बड़े होते जाते हैं जीवन उतना ही कठिन होता जाता है। मैं तुमको डरा वरा तो नहीं रही हूँ ना, नहीं, सच्चाई बता रही हूँ, जीवन की सच्चाई। अंजलेश्वर बाबा, ठीक है ना, मिलते रहेंगे तुमको, डोज मिलते रहेंगे, मैं तुमको डिल्यूजन से बाहर निकालती रहूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, सेल बहुत सिंपल था, सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और फिर क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म बना। ओके, चलो खांसी आ गई। ओके, अब समझना, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है यूनिसेल्यूलर। क्या बोला मैंने, यूनी। यहां पर जो यूनी होता है इसका मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल होता है, ठीक है भैया। दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब क्या हो गया, मैनी। ओके, सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है क्या, जिसके पास एक ही सेल होता है। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, न्यू एनसीईआरटी में दिया था, ओल्ड एनसीईआरटी में भी दिया था, तुमको पता होना चाहिए। वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल का बनता है, जैसे कि बैक्टीरिया, जो किसी महानुभाव ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक है बेटा, तुमने कुछ और देखा होगा, सपना देखा होगा, है ना। इसके अलावा अमीबा,
इसके अलावा पैरामीशियम, ये सारे एक सेल के होते हैं। लेकिन फिर आती है मल्टीपल सेल्स की बारी, मल्टी सेलुलर की बारी, जो बहुत सारे सेल्स के बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल, जैसे कि प्लांट्स हो गया, जैसे कि एनिमल्स हो गए, जैसे कि हम हो गए, जैसे कि तुम हो गए, हम सब क्या है? हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या तुमको इतना पता था पहले से? नहीं पता था तो अभी पता कर लो, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। पते पते की बात बोल दी है मैंने, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कितनी जल्दी पता बता दिया। अंजलि शर्मा द ग्रेट। ठीक है, चलो, तो सिंपल बात क्या होगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वन मैन आर्मी, एक ही सेल सब काम करता है। और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बड़ी कंपनी, जैसे कि नेक्स्ट टॉपर्स। यहाँ पर हर सेल का डिफरेंट जॉब होता है। जैसे कि अगर साइंस की बात करी जाए तो हमको तो लगा था मैम प्रशांत भैया सब पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया? आपने डिवाइड कर दिया, फिजिक्स अकेला दे दिया, खुद तो बायो में आ गई, तापुर मैम को केमिस्ट्री मिल गई, तो हम लोग क्या हो गए? हम मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक है ना? तो इसी तरीके से डिफरेंट सेल क्या करती है? डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करती है। ठीक है, चलो यार, ये वाला तो इजी है। ठीक है ना, ये वाला तो इजी है, पर हटा देते हैं। ये बताओ थर्मोफाइल्स कौन होते हैं? भाई तुम लोग तो बहुत जल्दी आंसर देते हो, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। थर्मोफाइल्स कौन होते हैं? छुट्टी करनी है? नहीं करनी है। मैं वो खड़ूस टीचर हूँ जो ये नहीं बोलती है बेटा नो, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो क्लास से बाहर चले जाओ। ओके, नहीं दूंगी छुट्टी। 5-10 मिनट तो और पढ़ाऊंगी यार, बड़े मुश्किल से हाथ लगे हो मेरे, है ना? भाग रहे थे मुझसे तुम लोग, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? दोस्ती तो करो मुझसे, है ना? थोड़ा झेल लो, ऐसे कैसे? वेरी गुड। हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो। विच मटेरियल फॉर्म्ड अराउंड हॉट स्प्रिंग्स, और उस मटेरियल का मुझे आंसर देने के साथ साथ फॉर्मूला भी बताना। अरे मैडम जी केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? पर मेरे को नहीं पता, तुम लोग को फॉर्मूला बताना पड़ेगा, मैं तुम्हें फॉर्मूला बोला था। तो बताओ, विच मटेरियल फॉर्म्ड अराउंड हॉट स्प्रिंग्स, कौन सा मटेरियल फॉर्म होता है? क्या होगा इसका आंसर? फॉर्मूला बताइए बेटा, फॉर्मूला। ये होशियार, वेरी गुड। CaCO3, चलो बढ़िया। हाँ, ये तो इजी है, ये भी तुम लोग। अच्छा हाँ, घर जाके देख लेना एक बार खोल के, ठीक है ना? हाँ, ये घर जाके प्लीज देख लेना, ठीक है? देख लेना। चलो, कुछ बच रहा है क्या? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट की दोस्ती और कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर आज अगर हमारी दोस्ती हो गई तो कल को फिर हम अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, है ना? चलो ठीक है। मैडम जी एक बात बताओ कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि सेल बहुत छोटी होती है, तो हम देख कैसे पाते हैं? अगर सेल्स बहुत छोटी है देखने में, तो साइंटिस्ट ने उनको पढ़ा कैसे? और ये सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये ह्यूमन लिमिटेशन की बात करी जा रही है, टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है। ओके, तो एक एक्टिविटी करोगे मेरे साथ? एक्टिविटी करोगे? एक ना पेपर ले लो, बस एक्टिविटी कर लो, फिर अपन खत्म करते हैं, ठीक है ना? एक पेपर ले लो, जल्दी से पेपर ले लो, देख क्या रहे हो मेरे को? पेपर लिया? तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे दिखती है कि तुम आलस कर रहे हो? पेपर उठाओ खाली, मुझे मत ताड़ो, ठीक है? एक पेन ले लेना या फिर एक मार्कर ले लेना। ओके, आप देखो, कुछ नहीं करना है, टाइम पास करना है। मार्कर से इस तरीके से बड़े बड़े डॉट्स बनाना, ठीक है? फिर यहाँ पे इतने साइज के डॉट्स बनाना और फिर इतने साइज के बनाना, ठीक है? अब मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ रिजोल्यूशन। क्या? रिजोल्यूशन क्या होता है, ये हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। पेपर लेना और उस पे 2 टाइनी डॉट्स बनाना जो एक दूसरे के काफी करीब होंगी। अब तुम्हें क्या करना है इसका? स्लोली, ठीक है, स्लोली इस पेपर को अपने पास लाना। पहले मैं इसके साथ करूंगी, ठीक है? लाई और इन दोनों डॉट्स पे नजर रखना, ठीक है ना? लाई आया। मुझे अभी भी ये दोनों डॉट्स अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है? अब इस पे ट्राई करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तब तक करना जब तक तुमको ये 2 डॉट एक नजर ना आ जाए, ठीक है? हम छोटे वाले पे आते हैं। लाई, मुझे अभी भी ये दो डॉट्स नजर आ रही हैं, अभी भी मुझे एक नजर नहीं आ रही है। अब हम इस पे करते हैं, ठीक है ना? इस पे करते हैं। आया। ओ, यहाँ पर ये मुझे ऐसा लगा जब मेरे बहुत आंखों के पास आ गया कि भैया ये तो एक ही डॉट है, तो जो तुम क्या फालतू काम कर रही हो, ये हमको समझ ही नहीं आया कि आपने किया क्या।
मैंने तुमको रिजोल्यूशन का एक्टिविटी करवाया। सिंपल सी बात है, मैंने एक पेपर लिया, वहां पर छोटे छोटे टाइनी डॉट्स बनाए जो एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। फिर स्लोली स्लोली उस पेपर को मैं अपने पास लेते आई और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरी आंखें उन दोनों डॉट को सेपरेट नहीं कर पाएंगी, वो मुझे एक ही डॉट नजर आएगी। अरे वाह, मैं बिंदी पे इशारा कर रही हूँ, एक ही डॉट नजर आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब आपका रेटिना कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा भाई ये दो डॉट्स थी, ये एक डॉट में कैसे रह गया। इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि आपकी आंखें एक टाइम तक ही दो चीजों को सेपरेट कर पाती हैं, ठीक है ना। बड़ी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, बारीक बारीक चीजों की बात कर रही हूँ। इसी को कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एक बहुत फालतू सा एग्जांपल दिया है राम और श्याम का, कि दो जुड़वा भाई हैं राम और श्याम, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं। एक टाइम बाद हो सकता है अगर मैंने चश्मा ना लगाया हो तो मुझे दोनों भाई सेम दिखने लगेंगे, राम और श्याम एक जैसे दिखने लगेंगे। तुम में से कोई ट्विन है क्या? तुम लोग ना एक्सपेरिमेंट करना किसी पे, ठीक है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट समझाने की कोशिश करी जा रही है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप दो चीजों को सेपरेट नहीं कर पाते हो। इसी को हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं, कि आप एक टाइम के बाद ना दो चीजों को अलग अलग नहीं कर पाते हो। ओके, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन आई की लिमिट होती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज होते हैं तो हमारी आंखें उनको सेपरेट नहीं कर पाती, ये हमको सेम दिखने लगता है। पर सवाल ये है कि वो कितना डिस्टेंस उनके बीच में मिनिमम होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जो आपकी आंखें हैं, ह्यूमन आई, तुम लोग अगर ह्यूमन हो तो तुम्हारी आंखों की बात करी जा रही है, जो ह्यूमन आई होती है वो ऑब्जेक्ट्स को 0.1 mm तक सेपरेट देख सकती है। लेकिन जैसे उससे कम डिस्टेंस होगा, ह्यूमन आई कभी भी उनके बीच में डिस्टेंस नहीं समझ पाएगी। इस चीज को आप याद रखना। अगर 0.1 mm से कम डिस्टेंस हुआ, तो आपकी आंखों को हर चीज एक ही ऑब्जेक्ट नजर आएगी। यानी कि अगर मेरे और पिंगू के बीच में 0.1 mm से कम का डिस्टेंस है, तो हो सकता है हम दोनों तुम्हें एक दिन सेम नजर आए, मेरी भी एक चोंच निकल आए, मेरी भी दो कान निकल आए और मैं भी ऐसी खड़ी हो जाऊं। यू नेवर नो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैथ्स का सवाल पूछ लूं, एक जाते जाते मैथ्स का सवाल पूछ लूं, बस एक आखिरी सवाल। mm का फुल फॉर्म क्या होता है? 0.1 mm जो मैंने बोला है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है mm का फुल फॉर्म? क्या होता है mm का फुल फॉर्म? अबे छुट्टी, mm का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, दे रही हूँ छुट्टी। खैरात में लेके जाओगे छुट्टी? हैं मिलीमीटर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो मिलीमीटर की बात करी जा रही है। अब देखो, मैंने ये सब क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि जो सेल होती है वो 0.1 mm से भी छोटी होती है, इसीलिए तो ये बेचारी आंखें उनको देख नहीं पाती है। इसीलिए हम कभी भी उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट सेल स्टडी नहीं कर सकते, बायोलॉजी रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता जब तक टेक्नोलॉजी नहीं निकल कर आ गई। और यहाँ पर हमारा हीरो कौन है? माइक्रोस्कोप है। इसके जो लेंसेस हैं उन्होंने टाइनी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करने में हेल्प करी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई भी छोटी चीज को बड़ा करके जूम कर देना। जैसे कि मान लो सॉरी खांसी आ गई। जैसे कि मान लो किसकी फोटो दिखाऊं मैं? जैसे कि मान लो आज मैंने करेले का जूस पिया था, ठीक है ना, आज की फोटो है, आज मैंने करेले का जूस पिया था, मुझे इनाम मिलना चाहिए इसको पीने का। मतलब क्या मती मारेगी थी जो मैंने इसको पिया। लेकिन ये जो इमेज है, इसको मैं अगर जूम करूं तो ये क्या हो गया? ये मैग्नीफाई हो गई, ये बड़ी हो गई। तो रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में डिफरेंस होता है, ये चीज आपको याद रखना है। सेल बहुत छोटी होती है, लेकिन जो आपका माइक्रोस्कोप रहता है वो उसको बड़ा दिखा देता है। ये चीज आपको याद रखना है, एक्चुअल साइज से बड़ा दिखा देता है। और माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आप याद रखना कि माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी बात करी जा रही है, इसकी बात करी जा रही है, जो ये गोल गोल घूम रहा है ना, इसकी बात करी जा रही है। और एक होता है आईपीस, ये देखो, ये निकाला और ये देखा मैंने, ओह माय गॉड, तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हो, ठीक है, क्या सड़ा जोक मारा, बट समझे ना। एक होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये इस तरीके से काम करता है, और जब ये साथ में काम करते हैं, ज्यादा डीप में मत जाना, बस ये समझना, जब ये साथ में काम करते हैं तो ये लाइट को बैंड करते हैं, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज आपकी बड़ी हो जाती है, जिससे हम सेल्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप नहीं था तब हमको नहीं पता था भैया कि सेल होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज बीमारियां हो रही हैं, पर पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है भूत प्रेत आ गए। बट जब आपने उसको डिस्कवर किया, माइक्रो
माइक्रोस्कोप को तब समझ में आया कि भैया दुनिया में सेल होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, और ये जो बीमारियां हो रही हैं जिनको हम भूत प्रेत समझ रहे थे वो एक्चुअल में इन तो याद रखना रिजोल्यूशन क्या होता है, दो पॉइंट्स को अलग अलग दिखाने की एबिलिटी होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज को कितना बड़ा दिखाया जा रहा है, दैट इज मैग्निफिकेशन। हमेशा याद रखना। यहां पर मैंने आपको इमेज दे दी है बना के, आप प्लीज उन इमेज को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। और माइक्रोस्कोप को प्लीज एक बार यहां से रीड कर लेना, मैंने काफी चीजें अच्छे से डिटेल में यहां पर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। बस आखिरी के 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर चले जाओ, ठीक है ना, चले जाओ, ठीक है, खुश रहो, अपनी जिंदगी जियो, फिर कल 5 बजे फिर आ जाऊंगी मैं। क्या कर लोगे, आना तुमको यही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर दो। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, 0.1 mm या फिर 10 mm या फिर 1 m। भाई तुम लोग आंसर देने लग, मेरे को बोलने तो दिया करो भाई। खतरनाक खतरनाक, वेरी गुड, 0.1 mm। ओके, ये बता दो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ इमेज, ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर क्लोज ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करना, या फिर कलर इंटेंसिटी। क्या होता है, क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है रिजोल्यूशन का आंसर, क्या होता है। छुट्टी दे, मोबाइल है ना, मोबाइल में ना बैक का ऑप्शन आता है, बैक कर लो तुम, है ना। छुट्टी का क्या है, घंटी थोड़ी ना बजेगी तुम्हारी यहाँ पे, तुम्हारी तो बजेगी खैर। सी, ठीक है ना, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। ये आखिरी क्वेश्चन, पक्का पक्का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन सेम होता है, या फिर मैग्निफिकेशन सेपरेशन एबिलिटी को इंप्रूव करता है, या फिर रिजोल्यूशन डिटेल्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है, ह्यूमन आई कैन सी ऑल सेल। क्या क्या होगा इसका आंसर, बता दो यार, इसका बता दो। तुम लोग इतनी मुश्किल से हाथ में आए हो मेरे, तुम्हें छुट्टी चाहिए है? ना 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 ना, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। वेरी गुड, प्राउड फील करवा देते हो, प्राउड फील, है ना। चलो चलो, ये तुम लोग घर जाके कर लेना, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, हाँ ठीक है। चलो सो अभी गुड बाय बोल दे, गुड बाय बोल दे, चलो गुड बाय बोल देते हैं। और अपना बहुत सारा ध्यान रखो, बहुत सारा ध्यान रखो। आई होप तुम्हारे लिए पहली क्लास बोर नहीं हुई होगी, तुमको बायोलॉजी से मैंने हल्का सा प्यार करवा दिया होगा, और भी प्यार करवा लेंगे, लेकिन आज तुम्हारे सपने में 100% सेल तो आएगी ही। ओके, हमने इतना सारा सेल पढ़ लिया है, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने तुम्हें ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं दिया है, क्योंकि आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्टरी थी, लेकिन कल से हम थोड़ा